नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग क्लास 9th के भौतिकी के तीसरा पार्ट गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण दो शब्द से बना है। किससे किससे? तो गुरुत्व प्लस आकर्षण। तो गुरुत्व का अर्थ होता है पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल। जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व। और आकर्षण, अपनी ओर उसको खींचना, आकर्षित करना। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में थोड़ा सा डिफरेंस है। गुरुत्व में पृथ्वी एक पिंड होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में कोई ज़रूरी नहीं है कि पृथ्वी है, दूसरे अन्य पिंड भी हो सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल। ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो सन और मून और ये अर्थ, तो सबका अपना अपना द्रव्यमान है, सबके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। इन दोनों के बीच में भी लग रहा है, इनके बीच में भी लग रहा है, और इन दोनों के भी बीच में लग रहा है। तो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशन कहते हैं। तो साधारण शब्द में कहा जाता है कि वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परंतु विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड में सभी वस्तु एक दूसरे को अदृश्य बल से आकर्षित करती है, और इस अदृश्य बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल पृथ्वी। ऐसे गुरुत्वाकर्षण से दिमाग में ये बनता है कि पृथ्वी द्वारा लगने वाले आकर्षण वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन यहाँ क्लियर होना है कि केवल पृथ्वी ही नहीं आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, सभी एक दूसरे को, यहाँ तक कि ये अगर स्टाइलस है और दूसरा कोई वस्तु है तो उनके बीच में भी आकर्षण लगता है। इसमें भी द्रव्यमान है, लेकिन इनका द्रव्यमान इतना कम है कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य के बराबर है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दो बड़े साइंटिस्ट, गैलीलियो और न्यूटन, बहुत सारे नियमों को दिए हैं। और न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम कैसे पता लगाया? तो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब जो है पेड़ से टूटकर वो नीचे की ओर गिरा। उसी समय उनके दिमाग में ये बातें घूमने लगी कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उससे पहले भी नीचे गिरता था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नीचे क्यों गिरता है। लेकिन न्यूटन साहब ने सेब के बारे में, गिरने की जो घटना हुई उसके बारे में सोचते सोचते उन्होंने बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। अब इस गुरुत्वाकर्षण का मुख्य विशेषता या इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या महत्व है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करने के गति जो करती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण करती है। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं पृथ्वी है यहाँ पर और ये चंद्रमा है, तो ये वृत्ताकार पथ पर चारों ओर जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो चंद्रमा जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए केंद्र की ओर लगने वाला एक बल होना चाहिए। जैसे पत्थर को धागा से बांधकर वृत्ताकार जब घुमाते हैं तो जब तक धागा बंधा हुआ है तभी तक वो वृत्त के रूप में घूमता है। अगर धागा टूटेगा तो वो वृत्ताकार नहीं घूमेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो धागा उस पत्थर को हाथ की ओर, केंद्र की ओर खींच कर रखा हुआ है, जिसे अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पिछली कक्षा में हम लोग वृत्तीय गति में पढ़ चुके हैं कि वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए किसी भी वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसे अभिकेंद्र बल बोलते हैं। जब यह बल नहीं रहेगा तो वृत्ताकार गति नहीं करेगा, क्योंकि इसको बाहर की ओर कौन बल लेके जाएगा? अपकेंद्र बल लेके जाएगा।
तो वृत्ताकार गति करने के लिए अभिकेंद्र होना जरूरी है। तो यहाँ लड़का जब पत्थर को घुमा रहा है धागा से, तो धागा के द्वारा ही उसे अभिकेंद्र बल मिल रहा है, इसलिए पत्थर बाहर की ओर नहीं जा रहा है। जैसे ही धागा टूटेगा तो अपकेंद्र बल के कारण वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में तो कोई धागा नहीं है। आखिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर जब गति कर रहा है तो उसको भी अभिकेंद्र बल चाहिए वृत्तीय गति करने के लिए। अब ये अभिकेंद्र बल कैसे मिलेगा, क्योंकि धागा तो बंधा नहीं है कि उसको खींच के रखेगा, चंद्रमा को बाहर की ओर चले जाना चाहिए। जैसे आप घर में देखे होंगे, अपकेंद्र बल से जो है क्या होता है, दूध में से मक्खन बाहर निकल जाता है, दही में से घी निकाल लिया जाता है अपकेंद्रण के कारण। या जो है आप होली दिवाली में जब चरखा चलाते होंगे, तो जैसे उसमें माचिस जलाते हैं, आग लगती है, बारूद बाहर निकलता है, गोल गोल घूमता है, तो वो चिंगारी दूर तक अपकेंद्र बल के कारण जाती है, क्योंकि उसमें कोई अभिकेंद्र खींचने वाला बल नहीं है। तो चिंगारी कहाँ जाती है, दूर तक जो है अपकेंद्र के कारण फैल जाती है। तो यहाँ भी चंद्रमा जब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और इसको कोई बांध के नहीं रखा है, तो चंद्रमा को तो बाहर फेंका जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ अभिकेंद्र बल मिलता है इसको। वह अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स किसके द्वारा मिलता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा मिलता है। तो ये ग्रेविटेशन ही अभिकेंद्र बल देता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह गुरुत्वाकर्षण बल किसको प्रोवाइड करता है, अभिकेंद्र बल के। और यही अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो अपकेंद्र बल के कारण वो वस्तु वृत्ताकार पथ पर न घूमकर वो बाहर की ओर चली जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल का ये महत्व है, इसलिए ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वृत्ताकार एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा, तो गुरुत्वाकर्षण बल बोला गया कि केवल पृथ्वी के द्वारा ही नहीं लगता है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड है और जो भी पिंड है उसमें कोई ना कोई द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शब्द है, तो ये समझिए गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति हमेशा आकर्षित करने की होती है। यानी कि जैसे चुंबक में सजातीय ध्रुव है तो विकर्षण होता है, विजातीय ध्रुव हो तो आकर्षण होता है। तो उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों बल होते हैं। चुंबक में वैद्युत बल में भी आकर्षण विकर्षण होता है, लेकिन गुरुत्व बल में या गुरुत्वाकर्षण बल में केवल क्या होती है, आकर्षण बल की प्रकृति होती है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जितने भी ब्रह्मांड में पिंड है, चाहे सौर मंडल के अंदर ग्रह सूर्य है या बाहर के भी जितने पिंड है, एक दूसरे को परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इनको सूर्य के और परिक्रमा करने के लिए एक अभिकेंद्र बल प्रोवाइड होता है, उसको खींच के रखता है केंद्र की ओर। अब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पिंड का द्रव्यमान और उसके दूरी पर निर्भर करता है। और इसी को न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण नियम से बताया, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। मतलब कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्व बल के मान को निकालने के लिए सर आइजक न्यूटन ने जिस सूत्र और व्यंजक को बताया, जिस नियम को बताया, उसी नियम को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये पहला उन्होंने नियम दिया था। दोनों पिंडों के बीच का जो बल है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर m बड़ा M और छोटा m, ये बड़ा पिंड है और ये छोटा पिंड है, दो द्रव्यमान युक्त, दोनों का द्रव्यमान क्या है, एक का बड़ा m है, एक का छोटा m है। a एवं b दो क्रमशः पिंड है, इनके बीच की दूरी कितना है, d है। तो इनके बीच लगने वाला a b को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और b भी a को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और
लगने वाला जो आकर्षण बल है F, यह दोनों के द्रव्यमान बड़ा M एवं छोटा m के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह होता है, मतलब F बल समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। ये पहला नियम है। उसके बाद दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि यह बल क्या होता है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितना है, d है, और यह d का क्या कहा जा रहा है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या करेंगे, समानुपाती का ही चिन्ह देंगे और 1 लिख देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये पहला नियम F समानुपाती m, तो दूसरा कहते हैं दूसरे नियम में कि F व्युत्क्रमानुपाती d स्क्वायर। जब व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तब 1/d² नहीं बोलना है, और नहीं तो ऐसे बोलेंगे F समानुपाती 1/d²। 1 बोला जब बोलना है तो उस समय समानुपाती बोलेंगे, और जब 1 नहीं बोलना है तो सीधा व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। इसको समानुपाती न कहकर क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानु। F व्युत्क्रमानुपाती d²। तो ये दो नियम उन्होंने दिया। अब उसके बाद इन दोनों नियमों को अगर एक साथ जोड़ा जाए कि F क्या था, समानुपाती m और व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा में d², ये दोनों नियम एक साथ लाया जाएगा तो ये बनेगा व्यंजक F समानुपाती m गुणे m छोटा वाला और बटा में d²। दोनों नियम को एक साथ लाया जाएगा। अब उसके बाद समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं, तो पिछले पाठ में भी इसका जिक्र हुआ था, जब F बराबर m निकाले थे, तो वहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद जब हम बराबर का चिन्ह लाते हैं सूत्र निकालने के लिए, सूत्र का निगमन करने के लिए, तो वहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और यहाँ कांस्टेंट क्या आया है, बड़ा वाला g। तो बड़ा वाला g, तो सूत्र क्या बन जाएगा, F बराबर Gm/d², जहाँ g क्या है, एक आनुपातिक स्थिरांक है, इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। अब g का SI मात्रक सूत्र हमको क्या मिला, F बराबर Gm छोटा m, दो पिंड है, एक बड़ा m का एक छोटा, और दोनों के बीच की दूरी d है तो इसका स्क्वायर। ये g गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, तो इसका SI मात्रक, तो SI मात्रक निकालने के लिए अगर g इधर केवल छोड़ देंगे तो बाकी सब पद इधर आएंगे, इसको हटाएंगे तो इधर d² से क्या था, भागा था, तो इधर आके होगा d² से गुणा, और उधर m और m से क्या था, गुणा था, तो इधर क्या हो जाएगा, बड़ा m और छोटा m भागा में हो जाएगा। अब g बराबर इतना आया dF/mm। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। d दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये ऑब्लिक है, प्रति का चिन्ह है, प्रति एक द्रव्यमान का किलोग्राम, दूसरे द्रव्यमान का भी किलोग्राम, दोनों गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मतलब कि g का SI मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब g एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक है, तो इसका मान जो है कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला से ज्ञात किया था, और इसका मान हमेशा हम लोग को याद रखना है, कितना, 6.673 गुणे 10⁻⁻11 मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये तो मात्रक निकाल दिया गया है, या तो यहाँ प्रति का चिन्ह दे के स्क्वायर करेंगे, या नहीं तो हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, नीचे में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ये मान हमको याद रखना है, 6.673 गुणे 10⁻⁻11। यह क्या होता है, g का, बड़े वाले g का मान होता है
ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मान होता है। और पूरे यूनिवर्स में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल कहीं भी जाएं तो ये जी का मान नहीं बदलेगा, ये जी का मान फिक्स है। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? तो पहले भी बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो हमें क्या मिलता है, अभिकेंद्र बल मिलता है, जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में क्या आते हैं, ज्वार भाटा, हाई टाइड, लो टाइड, ये जो पानी का उतराव और चढ़ाव होता है, ये सभी नियंत्रित होते हैं किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार ही ये गतिविधि प्रकृति में घटनाएं होती रहती है। अब पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का अगर मान ज्ञात करना है, ये मान लेते हैं क्या है, चंद्रमा है और ये क्या है, पृथ्वी है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, पृथ्वी पर जीवन है, कुछ दिखाया जा रहा है इधर, यहाँ भारत है। तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है, एफ किसका है, अर्थ का है, और ये एफ किसका है, मून का है। पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और ये है चंद्रमा के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रहे हैं। तो एक बात समझिए कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम कहता है कि अगर किसी एक पिंड पर बल लगाया जाता है तो वह पिंड पहले वाले पिंड पे भी बल लगाता है, और बराबर बल लगाता है, दिशा में विपरीत होता है। इसका मतलब कि पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों मान में क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, लेकिन मान में दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये दोनों मान अगर बराबर है, केवल ये चिन्ह का अंतर है, ये अगर प्लस में मानते हैं तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, दिशा में केवल अंतर है। बाकी दोनों, पृथ्वी जिस बल से सेव को अपनी ओर खींचती है, सेव भी पृथ्वी को उतना ही बल से अपनी ओर खींचता है। ये न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर होती है, परंतु क्या होती है, विपरीत होती है। यहाँ पृथ्वी के द्वारा लगने वाला ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर ज्ञात करते हैं तो जी एम बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर बटा में डी स्क्वायर। अब पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। 5.972 का मतलब क्या हुआ, अप्रोक्स हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, यहाँ 6 अप्रोक्स माना गया है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, ये छोटा वाला एम का मान यहाँ रखेंगे सूत्र में। और दोनों के बीच की दूरी कितना, तो 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। केजी तो ठीक है, ऐसा ही मात्रक है, किलोग्राम, लेकिन किलोमीटर ये ऐसा ही मात्रक नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 10⁻5 है, के का वैल्यू होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना और घात बढ़ेगा, तो 3 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 10⁸ मीटर। अगर ये एम, छोटा एम और डी का मान इस सूत्र में रखते हैं तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला बल का मान आता है 2.01 × 10⁻20 न्यूटन, अर्थात 2 × 10⁻20 न्यूटन के बराबर होता है। ये पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर इस बल से आकर्षित करती है, और इतना ही बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोनों बल बराबर होते हैं, परंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बाद हमें एक विशेष स्थिति पढ़ना है जिसे कहते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग किसे कहेंगे, मुक्त पतन का मतलब कोई वस्तु ऊपर से नीचे, जैसे इसको छोड़ दिया जाए तो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसको बोलेंगे मुक्त पतन, मतलब बिना किसी सहारे से, धागा से नहीं, ऐसे ही सीधा इसको गिराया जाए तो इसको बोलेंगे मुक्त पतन। छत पर से आप कंकड़ फेंक रहे हैं, मुक्त पतन है। बिना पैराशूट के, बिना धागा के अगर कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन, तो उसको क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। गैलीलियो साहब पीसा के मीनार पर चढ़कर और कई सारी वस्तुओं को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते थे,
और फेंकते हुए वो देखना चाहते थे कि कौन सी वस्तु पहले गिरती है, कौन सी वस्तु बाद में गिरती है। अगर हम छत पर से एक पत्थर और एक कागज़ दो चीज़ गिराते हैं तो कौन पहले गिरेगा? पत्थर पहले गिरेगा, कागज़ तैरते हुए गिरेगा। लेकिन गैलीलियो कहते थे कि कोई भी वस्तु ऊपर से जब नीचे गिरती है मुक्त पतन, बिना किसी सहारा से, बिना पैराशूट, बिना रस्सी के, अगर किसी भी वस्तु को गिराया जाए तो हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों साथ साथ गिरेगी, उनके दरम्यान से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात पत्थर और कागज़ दोनों एक साथ गिरेंगे, ये गैलीलियो बोलते थे और उनका कथन सत्य भी था। लेकिन हम लोग प्रयोग में करते हैं तो इसको देख नहीं पाते हैं, पत्थर पहले गिर जाता है, कागज़ धीरे धीरे तैरते हुए नीचे गिरता है। लेकिन गैलीलियो का ये कथन सही है कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे मुक्त पतन करती है, मुक्त रूप से गिरती है, तो एक साथ गिरेगी, उनके दरम्यान से भारी या हल्का होने से कोई लेना देना नहीं है। और प्रयोग से ये वो उन्होंने साबित नहीं किया, बाद में रॉबर्ट बॉयल इसको अपने प्रयोग से साबित किए। कैसे साबित किए? तो उन्होंने कहा कि गैलीलियो का कथन सही है कि वस्तु एक साथ गिरेगी, उनके दरम्यान से लेना देना नहीं है। ये नहीं कि भारी पहले गिरेगी, हल्की बाद में गिरेगी। लेकिन ये हम घटना नहीं देख पाते हैं, तो रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि ये घटना हम तब देखेंगे जब हवा को वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हवा क्या करता है? बायोंसी लगाता है। वो कागज़ का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ज़्यादा बायोंसी के चलते कागज़ तैरते हुए गिरता है, और पत्थर का बायोंसी कम चलते वो तेज़ी से गिर जाता है। अगर हवा हटा दें, हवा का दबाव हटा दे, हवा का बायोंसी हटा दे, तो वस्तुएं साथ साथ गिरेगी। उन्होंने एक कांच का जार लिया और कांच के जार के अंदर से हवा को निकाल दिया, निर्वात कर दिया। वात माने हवा, नहीं माने नहीं, बिना हवा का एक कांच का जार बड़ा सा लिए, और उसके बाद ऊपर से एक कंकड़ और एक पंख, मुर्गी का पंख, दोनों को ऊपर से नीचे गिरने के लिए छोड़ दिए स्वतंत्र रूप से। और उन्होंने पाया कि कंकड़ जो पत्थर है और जो पंख है दोनों साथ साथ नीचे गिर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि गैलीलियो का कथन सत्य है। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी, मुक्त पतन करेगी, तो उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे की ओर ही गिरेगी। और ये किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण हो रहा है। वेग में परिवर्तन होगा, वेग हमेशा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि बल लग रहा है, और बल के कारण क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। F बराबर ma पढ़े हैं, तो जब बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या लगेगा? त्वरण। अगर बल जीरो होता तभी तो त्वरण जीरो होता है, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, इसके कारण त्वरण है। और जब त्वरण होता है तो वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वेग हमेशा क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। और ये जो त्वरण है, इस त्वरण को कहा जाएगा गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा। ये किसके कारण लग रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये त्वरण लग रहा है। इसलिए अब यहाँ पर त्वरण को g से लिखा जाएगा। F बराबर mg, यहाँ छोटा g होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए क्या था? बड़ा g, उसका मान नहीं बदलता है, इसका मान बदलता है, देख लेंगे। तो ये छोटा g, अब ये इस त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण ही है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका SI मात्रक क्या होगा? तो जो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ले जाकर घातों को माइनस कर सकते हैं। तो गैलीलियो का ये मुक्त पतन का जो कथन था कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे जब गिरती है तो वो साथ साथ गिरती है, उनके दरम्यान से कोई लेना देना नहीं है। हल्की और भारी वस्तु दोनों क्या गिरेंगी? साथ साथ गिरेंगी, बशर्ते कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो, अर्थात केवल गुरुत्वाकर्षण बल हो, हवा का उत्प्लावन बल या हवा का दबाव कार्य न करे, तब ये देखने में प्रयोग में आता है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण g, इसका अगर सूत्र का निगमन हम करते हैं, व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो हम लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से पढ़े हुए हैं। F बराबर क्या? mg, वहाँ तो पढ़े हैं F बराबर ma। तो a के जगह पर अब यहाँ क्या चल रहा है? a के जगह पर लिख रहे हैं g, क्योंकि वहाँ त्वरण था रेखीय त्वरण, यहाँ क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो F बराबर क्या होगा? mg, ये गति के द्वितीय नियम से। और न्यूटन के ही गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या कहता है? F बराबर g
बड़ा एम इंटू छोटा एम बटा में डी स्क्वायर, ये भी सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का। अब दोनों को एक साथ करते हैं तो क्या होगा, F बराबर इतना होता है mg और F बराबर इतना। इसका मतलब ये पद और ये पद दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो mg बराबर इधर का ये पद लेते हैं और इसका ये पद लेते हैं, तो mg बराबर क्या होगा, g m बाई डी स्क्वायर। अब इधर देखते हैं कि छोटा m इधर भी है और छोटा m इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, g बराबर क्या हुआ, जी एम बटा में डी स्क्वायर, जी एम बाई डी स्क्वायर। तो ये छोटा जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, बड़ा जी क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, एम क्या है तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, डी क्या है तो पृथ्वी की त्रिज्या कह सकते हैं, या नहीं तो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो अब यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान तो गायब हो गया, तो जी का मान प्राप्त करने में ये तो नियत है, पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी नियत मानेंगे, उसकी त्रिज्या भी क्या मानेंगे, नियत मानेंगे। तो अब वस्तु का द्रव्यमान छोटा वाला m था, ये तो यहाँ नहीं है सूत्र में। इसका मतलब कि इस g का मान वस्तु के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। g का मान वस्तु के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं कि वस्तु भारी है कि हल्की है, किससे किससे लेना देना है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक ये वैल्यू फिक्स होता है 6.673 गुणे 10 के घात माइनस 11 पढ़ चुके हैं। एम पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी फिक्स है, डी पृथ्वी की त्रिज्या या दूरी ये भी फिक्स है, डी बढ़ाएंगे घटाएंगे तब जी का मान परिवर्तन होगा। लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर ये जी का मान निर्भर करता है, नहीं करता है। तो इसका अर्थ है कि वस्तु भारी है कि हल्की है, इससे जो है जी का कोई लेना देना नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण का लेना देना नहीं है। वो गिरेगी तो एक समान त्वरण से ही गिरेगी, चाहे भारी हो चाहे हल्की हो। गुरुत्वीय त्वरण जी के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है सूत्र में कि यहाँ वस्तु के द्रव्यमान का कोई जिक्र सूत्र में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वस्तु के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। अब गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, जी का मान होता कितना है, तो जी का मान, जी का सूत्र क्या आया था, छोटा जी बराबर बड़ा जी एम बटा में आर स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान एम बराबर 6 गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम रख लेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर रख लेंगे, यहाँ है 6400 किलोमीटर मतलब 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर में कर लेंगे, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना कर लेंगे 6 गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम, और जी ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक 6.67 के जगह पर क्या कर सकते हैं 6.7 भी ले सकते हैं, 10 के घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये तीनों मान अगर इस सूत्र में रखेंगे, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, पृथ्वी के सतह पर देखते हैं पृथ्वी की त्रिज्या ये है, तो कैसे रखेंगे 6.7 गुणे 10 के घात माइनस 11, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना 6 गुणे 10 के घात 24 बटा में त्रिज्या कितना है तो 6.4 गुणे 10 के घात कितना 6 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 6 का ये क्या हो जाएगा 6 10 के घात 12 हो जाएगा, 10 के घात 12 ऊपर में जाएगा तो माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा -11, आइए जाएगा -12 तो कितना हो जाएगा 10 के घात माइनस 10 के घात -23, 10 के घात -23 यहाँ प्लस में 24 है तो कट के क्या बचेगा केवल एक 10 बचेगा, और 6.7 गुणे 6 है और 6.4 का इस 2 बार गुणा करेंगे 6.4, तो अप्रॉक्सली ये मान अगर देखेंगे तो 10 ही एक बचा, ये और ये अगर मान लेते हैं कैंसिल हुआ और बचा है प्लस में 10 के घात 1 बचा है, तो मिलजुल के जो है कितने के बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर आता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, कहाँ पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि आर का मान पृथ्वी के त्रिज्या रखे हैं, ये मान घटता बढ़ता है पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये छोटा जी का मान होता है। बड़ा जी का मान कितना होता है 6.7 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब इस जी के मान में परिवर्तन, तो जी का मान में परिवर्तन होता है,
बड़ा जी के मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन छोटा जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की तल से अगर ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है। अगर पृथ्वी का तल ये है, इससे ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। कैसे घटेगा, तो जी, ये बड़ा जी फिक्स है, द कांस्टेंट है, स्थिरांक है। पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा एम भी फिक्स हो गया, आर त्रिज्या फिक्स है। लेकिन अब ऊंचाई बढ़ रही है, तो ऊंचाई बढ़ेगी तब अब दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो ये भागा में है, बटा में है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और जब ये भाग देने वाला बढ़ेगा तो भागफल क्या आएगा, कम आएगा, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ऊंचाई पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बहुत ऊपर चले जाएंगे तो जी का मान शून्य भी हो जाएगा। वहाँ पर वस्तु क्या हो जाएगी, भारहीन हो जाएगी। वहाँ से अब वस्तु नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, छोटा जी का मान घटता है। अगर पृथ्वी के नीचे जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जाएंगे, यहाँ नीचे तल से, ये तल है, तल पर कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है जी का मान। ऊपर जाएंगे तब भी कम, नीचे जाएंगे तब भी कम, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब भी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान का जो है भाग वो कम पड़ेगा। अब इतना ही द्रव्यमान इस पे काम करेगा, ये बाहर वाला सेल काम नहीं करेगा। तो आगे हायर क्लास में इसको समझ सकते हैं, लेकिन अभी समझना है क्या, कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान घटता है, पृथ्वी के तल से नीचे आते हैं तब भी जी का मान घटता है, दोनों स्थिति में घटता है। उसके बाद जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। ये इक्वेटर है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये पोल है। ये इक्वेटर हुआ, मतलब विषुवत रेखा। अगर ये नॉर्थ मानते हैं, ये साउथ मानते हैं, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो नॉर्थ और साउथ पोल पर जो है जी का मान सबसे अधिक होता है। यहाँ पर सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक कहाँ होगा, पोल पर होगा, ध्रुव पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ध्रुव पर चपटी है। और ध्रुव पर जब चपटी है तो वहाँ के जो त्रिज्या है, पोल पी की त्रिज्या, ये क्या होगी, इक्वेटर की त्रिज्या से छोटी होगी। तो जब ये त्रिज्या कम पड़ेगी पोल वाला, तो भागफल क्या आएगा, अधिक आएगा। इसलिए ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। जी पी ग्रेटर देन जी ई, ई मतलब इक्वेटर। पोल पर जी का मान अधिक होता है, किसके अपेक्षा, तो विषुवत रेखा की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि पोल पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है विषुवत रेखीय त्रिज्या के अनुपात में। इसलिए सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। अगर कोई व्यक्ति ध्रुव पर किसी वस्तु का भार तौलता है तो उसका भार क्या आएगा, अधिक आएगा, द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान जबकि नहीं बदलेगा, पढ़ेंगे आगे, लेकिन भार उसका सबसे अधिक कहाँ आएगा, ध्रुव पर आएगा। ऊपर जाएगा तब भी भार घटेगा, पृथ्वी के अंदर जाएगा तभी भार घटेगा, और विषुवत रेखा की तरफ आएगा तब भी भार घटेगा। सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। अब पृथ्वी के अधीन जो गति होती है गुरुत्वबल के अधीन, वो वर्टिकल मोशन। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि 3 सूत्र होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको जब ऊपर से नीचे गति होती है, ये गति हम लोग पढ़े रेखीय गति जब धरातल पर होती है तब, लेकिन यहाँ हम लोग को पढ़ना है क्या, गुरुत्व के अधीन गति, या तो नीचे की ओर या नहीं तो ऊपर की ओर। तो जब सूत्र सेम यही रहेगा, बस करना क्या है, तो v वही, v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a यहाँ क्या है, त्वरण। अब a के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, t समय उतना ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। यहाँ s था विस्थापन, यहाँ s के जगह पर अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या कहेंगे, ऊंचाई। इसको s को क्या कर लेंगे, s चला जाएगा, s को लिख देंगे h में, a को कन्वर्ट कर देंगे किस में, g में, बाकी सब सूत्र वही रहेगा। अब s के जगह बोलेंगे h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी नहीं बोलेंगे, जी टी स्क्वायर बोलेंगे। उसी तरह से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को क्या बोलेंगे, v स्क्वायर
इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GH बोलेंगे, 2GH बोलेंगे। तो GA के जगह पर क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। अब G का मान जब नीचे की ओर वस्तु गिर रही हो तो G का मान क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो G का मान लेंगे क्या, ऋणात्मक लेंगे। अगर नीचे की ओर गिर रही है तो G क्या लेंगे, प्लस में। अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो G क्या लेंगे, माइनस में। ये निर्भर करेगा कि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर जा रही है। उस स्थिति में G का मान प्लस माइनस केवल चेंज करना है, बाकी सूत्र वही करना है। सूत्र में बस इतना है कि S के जगह पर H और A के जगह पर G, और G प्लस माइनस स्थिति होगा ऊपर की नीचे की ओर गति कर रहा है उसके अनुसार से। अब द्रव्यमान और भार दो चीज़ें बार बार जो है लोग सोचते हैं कि एक ही बात है। ऐसे जो कई जगह पॉकेट पे लिखा रहता है नेट वेट 1 किलोग्राम, जबकि वेट भार है तो किलोग्राम में नहीं होता है, न्यूटन में होता है। या नहीं तो उसको लिख सकते हैं न्यूटन के जगह पर किलोग्राम वेट लिख सकते हैं। तो उस तरह का कई मिस हो जाता है। लेकिन यहाँ द्रव्यमान और भार दोनों बिल्कुल अलग अलग दो भौतिक राशि है। द्रव्यमान का मतलब होता है कि उस वस्तु के अंदर कितने द्रव्य की मात्रा है, और इस द्रव्यमान पर वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। जबकि भार क्या है कि उस वस्तु को पृथ्वी कितना बल से अपनी ओर खींच रही है, वही उसका भार होता है। द्रव्यमान मतलब वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा, भार का मतलब कि वस्तु को अपनी ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तब भार का मतलब हुआ कि वह बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब कि इसको कह सकते हैं कि F बराबर m है, तो उसी तरह से F बराबर क्या होगा, mg। तो F बराबर mg, तो वह बल होता है द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर। तो उस बल को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो W बराबर क्या होगा, mg। मतलब ये अगर किलोग्राम में लिखते हैं कि 5 किलोग्राम का है तो इसको क्या लिखेंगे, बल है तो न्यूटन, और इसका जो है सूत्र क्या होगा, तो W बराबर mg, और ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, तो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है, भार क्या है, पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम और भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। और द्रव्यमान क्या है, तो अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। इसमें कोई ये नहीं रहता है कि ऊपर की ओर कि नीचे की दाएं की ओर। लेकिन भार क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान को हम लोग दंड तुला से, इस तरह के भी तुला से तौलते हैं जिसमें तराजू होता है, और जबकि भार को हम लोग स्प्रिंग कमानीदार जो स्प्रिंग वाला तुला होता है उससे तौलते हैं। वस्तु का द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। 1 किलोग्राम का है तो यहाँ भी रहेगा द्रव्यमान यही उतना ही रहेगा, क्योंकि मात्रा नहीं बदलेगी। चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहीं, इंग्लैंड ले जाएंगे तब भी उतना ही। लेकिन अगर स्थान बदलते हैं तो भार बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये W बराबर होता है mg। तो m तो नहीं बदला, द्रव्यमान नहीं बदला, m मतलब द्रव्यमान, लेकिन g का मान तो बदलता है। अभी देखें कि ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, ध्रुव पर जाने पर g का मान बदलता है। तो g का मान बदलने के कारण क्या होगा, W के मान में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद प्रणोद। तो प्रणोद किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। बल लगाते हैं और सीधा 90 डिग्री पर जब बल लगे, जैसे जो है किसी बर्तन में हम लोग लिक्विड रखते हैं तो इसकी सतह पर इसका जो है बल लगता है और लंबवत लगता है, तो इसे प्रणोद कह सकते हैं। चाहे नीचे की ओर बल लगता है, हम पैर खड़े हैं तो सतह पर नीचे की ओर बल लग रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद क्या है, एक तरह से लंबवत बल है। तो प्रणोद का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि प्रणोद क्या है, एक लंबवत लगने वाला बल है, 90 डिग्री पर लगने वाला बल है।
दाब, तो दाब हम लोग पिछली कक्षा में भी जानते हैं कि दाब क्या होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद या बल को, प्रणोद के मतलब क्या है, बल, लंबवत लगने वाला बल, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद या बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या लिखेंगे, प्रणोद बटा में क्षेत्रफल। यहाँ लिख सकते हैं प्रणोद क्या है, एक बल है, तो बल बटा में क्षेत्रफल भी लिखा जाता है। पिछले कक्षा में यही लिखते आ रहे हैं, लेकिन बल के जगह पर आप क्या उपयोग करेंगे, प्रणोद कर सकते हैं या नहीं तो बल भी करेंगे, तो कोई दोनों में से अंतर नहीं है। उसके बाद दाब का ऐसे ही मात्रक, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब बटा में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन, ये चिन्ह बोलेंगे तो प्रति, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। और ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा ही मात्रक क्या रखा जाता है, पास्कल रखा जाता है, जिसे पीए से सूचित करते हैं। तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी कहा जाता है। दाब को कम ज़्यादा किया जा सकता है। दाब बराबर क्या है, बल बटा में क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल को घटाएंगे बढ़ाएंगे, बल वही रखते हैं, तो दाब में परिवर्तन होगा। बल का मान वही है, बल अगर 100 है लेकिन दाब 5 मीटर स्क्वायर है, तो दाब क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, तो दाब कितना बनेगा, 20 पास्कल बनेगा। लेकिन 100 न्यूटन बल पर ही अगर हम 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस स्थिति में कितना आएगा, तो 4 पास्कल आएगा। बल तो 100 न्यूटन दोनों स्थिति में है, लेकिन क्षेत्रफल दोनों में क्या है, अलग अलग है। एक में क्षेत्रफल कितना है, 5 मीटर स्क्वायर, एक में क्षेत्रफल कितना है, 25 मीटर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या है, अधिक है। जब क्षेत्रफल अधिक करते हैं तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब कि दाब का क्षेत्रफल के साथ कैसा देख रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। अब इसी टेक्निक से हम लोग जो है दाब का मान घटाते एवं बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा देते हैं तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होने के चलते दाब कम लगता है, दाब कम लगता है, इसलिए ऊंट जो है बालू में या रेगिस्तान में उनका पैर धंसता नहीं है और आराम से गति कर पाते हैं। उसी तरह से लोहे की कील का एक सिरा नुकीला और दूसरा चौड़ा रखा जाता है, इधर नुकीला और इधर चौड़ा। तो इधर नुकीला है तो इधर क्षेत्रफल क्या हो गया, बहुत कम हो गया। क्षेत्रफल कम हो गया तो दबाव अधिक लगेगा, दबाव अधिक लगेगा तो ये आसानी से क्या होगा, कील धंस जाएगा दीवार में। इधर क्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब इधर कम होगा, दाब कम होगा तो ये अगर प्रेस भी करते हैं, आलपिन का मत्था चौड़ा होता है तो अंगूठा में धंसेगा नहीं, और ये पूरा बल यहाँ आकर दबाव को अधिक कर देगा। तो इस तरह से दाब को घटा, जैसे चाकू कैंची का धार देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कम रखेंगे, क्षेत्रफल कम रखेंगे तो दबाव अधिक होगा, आसानी से कट जाएगा। तरल में दाब, तो पास्कल ने एक बताया था कि तरल में दाब का क्या फंक्शन होता है, कैसे दाब उत्पन्न होते हैं। तो तरल किसे कहते हैं, तो तरल का मतलब वैसे पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो। तो बहते हैं गैस एवं द्रव, गैस एवं द्रव दोनों बहने वाले हैं, इसलिए गैस द्रव को क्या कहा जाता है, फ्लूइड या तरल कहा जाता है। द्रव भी आ सकते हैं और इसमें गैस भी आ सकते हैं, ठीक है। गैस तथा द्रव को क्या कहा जाता है, फ्लूइड या तरल कहा जाता है। तो तरल में निचले सतह के साथ साथ बर्तन के दीवार पर भी दबाव उत्पन्न होता है। अगर किसी बर्तन में हम पानी भरे हैं तो केवल नीचे ही दबाव नहीं लगता है, ये इस बर्तन के दीवार पे भी चारों ओर दबाव लगता है। अगर यहाँ छेद होगा तो ये पानी गिरने लगता है, अर्थात चारों ओर दबाव उत्पन्न करता है। तरल अपने बर्तन के दीवार के चारों ओर दबाव उत्पन्न करता है, नीचे की ओर, दाएं बाएं हर तरफ दबाव उत्पन्न करता है। तरल में दाब गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। अगर यहाँ छेद है तो ये पानी यहाँ गिर रहा है, अगर छेद को यहाँ कर देंगे तो इसका पानी थोड़ा ज़्यादा दूर गिरेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर गहराई बढ़ने पर दबाव क्या होगा, अधिक होगा। दबाव अधिक होगा तो ज़्यादा दाब से दूर तक पानी गिरेगा। तरल में दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है,
यह पास्कल का एक बहुत बढ़िया नियम है। इसी पर बहुत सारे हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पाइप है, इसमें द्रव भर दिया गया है, कोई ऑयल या पानी भर दिए है। यहाँ एक पिस्टन लगा है, दूसरे तरफ भी एक पिस्टन लगा है। यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, कम है, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। अब इस पर हम दबाव देते हैं, कोई बल लगाते हैं तो इसका यहाँ दबाव बनेगा। अगर मान लेते हैं एरिया यहाँ कम है, इस पर फोर्स लगाए एफ, फोर्स एफ लगाए तो इसका दबाव कितना होगा, तो P बराबर एफ बटा में छोटा वाला ए। अब यही दबाव यहाँ तक जाएगा तो यहाँ क्या आया, P आया। अब P अब ऊपर की ओर जाएगा, सब P यहाँ आया। अब यहाँ पर फोर्स निकालना होगा, तो फोर्स यहाँ पर जब निकालेंगे तो P गुणे यहाँ का एरिया देखेंगे बड़ा वाला ए, तो वहाँ P कितना था, तो F अब बटा में F2 यहाँ हो गया, यहाँ पर F1 था, यहाँ पर F2, तो कितना होगा P F बटा में छोटा वाला ए गुणे में बड़ा वाला ए। तो यहाँ पर F2 का मान F1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ये एरिया इससे 10 गुना बड़ा रखते हैं, ये क्षेत्रफल इससे 10 गुना बड़ा रखते हैं, तो बल भी कितना गुना, 10 गुना बड़ा होगा। अगर इधर 10 किलो वजन रखते हैं तो इधर 100 किलो वजन संभाल सकते हैं। अगर 1000 गुना क्षेत्रफल बढ़ा दें, इधर पतला पाइप और इधर कनेक्टेड करके पूरा इधर मोटा पाइप, अगर 1000 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पाइप इधर है तो 1000 गुना ज़्यादा क्या करेगा, भार को संभालेगा। अगर यहाँ पर हम 10 किलो रखेंगे तो यहाँ जाकर 10,000 किलोग्राम, अर्थात 10,000 किलोग्राम का मतलब 100 टन का जो है भार को क्या कर सकता है, वो संभाल सकता है। तो इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम का तैयारी पास्कल के इस नियम के कि द्रव में सभी दिशाओं में दाब का संचरण एक समान होता है और उसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होती है। अब इसमें उत्प्लावकता, तो बायोंसी इसको बोलते हैं। तो बायोंसी का अर्थ होता है, जैसे पहले भी बोले कि हवा क्या उत्प्लावकता बल लगाता है, तरल उत्प्लावन बल लगाते हैं, द्रव भी उसी तरह के होते हैं। तो द्रव और गैस में अगर कोई वस्तु डूबती है, आंशिक या पूर्णतः डूबती है, तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है। जैसे आप पानी में गेंद डालते हैं तो गेंद डूबता नहीं है, क्योंकि पानी के द्वारा इस पर क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। और इसी ऊपर की ओर द्रव्यमान के या भार के विपरीत ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, बायोंसी कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में, गैस या द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबती है तो वह तरल उसके भार के विपरीत ऊपर की ओर बल लगाता है और इस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। यह पानी के सतह पर वस्तु को तैरने में सहायक होती है। इस उत्प्लावन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी तरल में वस्तु को डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वो हल्का हो जाती है, इसलिए वो तैरती है। तो कमी कितना आएगी, तो कमी उतना आएगी जितना वो तरल को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। जितना तरल को हटाएगा उतना ही उसके भार में क्या आएगी, कमी आएगी। यहाँ प्रयोग से आप देख सकते हैं कि एक द्रव्यमान युक्त पिंड को हम देखते हैं तो शुरू में कितना है, 7 किलोग्राम का, 7 किलोग्राम का ये वजन दिखा रहा है। अब इसे हम एक टब में पानी भर के पूरा मुंह तक और उसको डुबाते हैं। डुबाने के बाद इसका द्रव्यमान घट के कितना हो गया, 7 के जगह पर 4 किलोग्राम हो गया। अब 4 किलोग्राम हो गया तो ये पानी में डूबा जब, तो उस समय ये पानी को क्या किया, विस्थापित किया। अब विस्थापित पानी को हम लोग क्या करें, एक अलग बर्तन में रोक लिए। अलग बर्तन में रोकने के बाद अगर उस पानी, विस्थापित पानी का वजन देखते हैं तो कितना आता है, 3 किलोग्राम। तो पहले 7 था, अब उसका द्रव्यमान पिंड का कितना हो गया, 4, कमी कितना हुआ, 3 का। 3 का कमी किसके बराबर है, तब हटाए गए पानी के द्रव्यमान के बराबर है। और यहीं हटाए गए 3 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर उस पर क्या लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है। 7 नीचे की ओर
और 3 ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, तो रिजल्ट में कितना आया 4 किलोग्राम, ये नीचे की ओर 4 किलोग्राम इसका दिखा रहा है। तो उत्प्लावन बल कितना लगेगा, जितना वो द्रव को विस्थापित करेगा उतना लगेगा। अगर बड़ा बर्तन है, ज़्यादा जल को विस्थापित करेगा, जैसे नाव है तो उसको अंदर से खोखला कर देते हैं, कटोरा है खोखला है, ज़्यादा पानी हटाएगा, ज़्यादा उत्प्लावन लगेगा, इसलिए वो तैरता है। अगर वहीं कटोरे को पूरा क्या करके छोटा करके उसको जो है मोड़ के हर तरफ से तब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि उसमें पानी विस्थापित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो उत्प्लावन बल कम लगेगा। इसीलिए कोई भी वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी, इसका निर्धारण होता है किसके आधार पर, कि वह कितना जल को या तरल को विस्थापित करता है। आर्किमिडीज के ये सिद्धांत के अनुसार ही पनडुब्बी या नाव का डिजाइन किया गया है। या दूध मापने वाले लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व को मापता है, ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही आधारित है। लास्ट घनत्व, तो घनत्व के आधार पर वस्तुओं का तैरना एवं डूबना निर्भर करता है। जिस वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक हो वस्तु डूब जाती है, और जिस वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम हो वस्तु क्या होती है, तैरती है। लोहा पानी में डूबेगी क्योंकि लोहा का घनत्व पानी से अधिक है। और वहीं थर्मोकोल या प्लास्टिक पानी में तैरेगा क्योंकि प्लास्टिक का घनत्व या थर्मोकोल का घनत्व पानी से कम है, इसलिए वो पानी में तैरेगा। तो वस्तु का डूबना या तैरना ये घनत्व पर निर्भर करता है। किसके किसके घनत्व, तो वस्तु के घनत्व और जिसमें डाल रहे हैं उस तरल के घनत्व। अगर तरल से घनत्व अधिक है तो वस्तु डूबेगी, तरल से घनत्व कम है तो वस्तु तैरेगी। अगर घनत्व बराबर है दोनों का, वस्तु एवं तरल का, तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगी, डूब कर तैरेगी। पानी के अंदर या तरल के अंदर हो जाएगी, लेकिन नीचे एकदम नहीं जाएगी, डूब कर तैरेगी। तो 3 स्थिति बनती है। घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का परिभाषा क्या हो सकता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व को हम ग्रीक अक्षर रो से सूचित करते हैं, इस तरह से रो से सूचित करते हैं। तथा इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऊपर में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का किलोग्राम, नीचे में आयतन है तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, अब बीच में प्रति है तो क्या बनेगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ प्रति लगा देंगे तो प्लस में, अगर नहीं लगाएंगे तो घात मीटर पर क्या हो जाएगा, माइनस में। आपेक्ष, ये हुआ निरपेक्ष घनत्व। उसके बाद आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व, पानी के घनत्व से जब उसकी तुलना की जाएगी तो अपेक्षिक बोलेंगे, सापेक्षिक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तुलना किया जा रहा है। वहाँ तुलना नहीं है, उसका अपना घनत्व है। यहाँ तुलना करके बताया जाता है। तुलना आपेक्षिक घनत्व बताना आसान होता है क्योंकि इसमें कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है पानी का घनत्व, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। और पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया है। और वो भी कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व स्टैंडर्ड माना गया है। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगर ठंडा करेंगे तब भी घनत्व घट जाता है, बर्फ़ बनेगा तब भी घनत्व कम होने के चलते बर्फ़ क्या होता है, पानी पर तैरता है। बर्फ़ जबकि ठोस है, ठोस का घनत्व क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। लेकिन जब बर्फ़ बनता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम हो जाता है तो आयतन बढ़ जाता है। बर्फ़ का घनत्व कम होने से आयतन अधिक होता है। आयतन अधिक होता है तो कभी कभी देखे होंगे कि बोतल में पूरा मुंह तक पानी भर के और फ्रिज में डाल देते हैं तो कुछ देर बाद बोतल फट जाता है जब बर्फ़ बनता है। क्यों, क्योंकि वो ठंडा होकर जैसे ही बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ बनने से उसका घनत्व घटता है। घनत्व घटता है तो आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने के लिए जगह ज़्यादा घेरता है, अब दबाव उत्पन्न करता है बोतल के दीवार पर, जिसके चलते बोतल क्या होते हैं, फट जाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है, बहुत सारे हिमशैल तैरते हैं
और इसका घटना का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था हिमशैल का प्लवन का, कि 1912 ईस्वी में टाइटैनिक जहाज़, जो दुनिया की सबसे बड़ा और खूबसूरत जहाज़, वह हिमशैल से टकराकर डूब गया था। तो उस समय पता नहीं चला था। तो बर्फ़, इसका अर्थ होता है कि बर्फ़ पानी में डूब कर तैरता है, पूरा भाग ऊपर नहीं रहता है, कुछ भाग उसका डूबा रहता है। और जैसे 9 भाग डूबा रहेगा तो 2 भाग केवल ऊपर रहेगा, उतना ही भाग दिखेगा ऊपर से। तो इस तरह से आपेक्षिक घनत्व का अर्थ है कि पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, इन दोनों का लेंगे। आपेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, अनुपात है, ऊपर भी घनत्व नीचे दोनों कट जाएंगे, तो इसका कोई ऐसा ही यूनिट नहीं होता है। ये आज का हम लोग का रहा गुरुत्वाकर्षण घनत्व, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसमें बड़ा जी छोटा जी दोनों का पढ़े। तो हमें उम्मीद है कि आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक अच्छा समझ इस वीडियो से मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।